ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। कल फर्स्ट लेक्चर था हमारा, आज सेकंड लेक्चर है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में भी एंड आपका ये मेंस में भी। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको हम ये भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरा देखेंगे कि ये जो रिवॉल्ट था ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहाँ कहाँ इंडिया में स्प्रेड हुआ, कौन कौन से इंडिया के लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया, कौन कौन से ब्रिटिश के लीडर्स थे या जनरल्स थे आर्मी के या लोअर उनके जो आर्मी के जो रैंक्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में फाइट की इंडियंस के साथ और सप्रेस किया रिवॉल्ट को। ठीक है, अल्टीमेटली ये रिवॉल्ट जो था ये सप्रेस कर दिया गया था। स्टार्ट हुआ था ये मई में 1857 के और सितंबर में ये सप्रेस हो गया था। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स। तो टोटल 5 to 6 मंथ्स आप कह सकते हो ये रिवॉल्ट चला। ये इंडिया में पहला ऐसा रिवॉल्ट था जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे। क्या थे? फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि फार रीचिंग इसलिए थे क्योंकि 1857 के अगले साल ही यानी 1858 में ही ब्रिटेन ने एक ऐसा एक्ट लाया जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को रिप्लेस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। तो इंडिया में जो अब रूल स्टार्ट हो गया 1858 के बाद, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हो गया। 1858 के पहले 1757 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा, लगभग 100 साल। और उसके बाद इस रिवॉल्ट के चलते हुए जो ये रूल था वो उसने हैंड्स जो थे वो चेंज कर दिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमांड जो थी वो संभाल ली। अब इसमें यह भी है कि एक्चुअल में पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल कर रही थी, बट नाम नहीं आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, नाम आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली वाज इनडायरेक्टली रूलिंग इंडिया। ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इनडायरेक्टली रूलिंग इंडिया। एक्चुअल रूलर वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट नाम आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो इनडायरेक्टली रूल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो डायरेक्ट रूल कर रही थी हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी। बट 1858 में क्या हुआ कि कंपनी को इन्होंने हटा ही दिया बीच में से और डायरेक्टली इंडिया के जो अफेयर्स थे वो अपने हाथ में ले लिए। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अब इंडिया के ऊपर जो रूल स्टार्ट हो गया वो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का रूल जो था वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिवॉल्ट स्टार्ट क्यों हुआ, कहाँ कहाँ पर स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुआ, और जो रिवॉल्ट था ये इसकी नेचर क्या थी। नेचर मीन्स कहते हैं ना करेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे इस रिवॉल्ट के। तो नेचर क्या थी मीन्स कि कुछ लोग इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बोलते हैं, है ना। कुछ लोग इसको सिर्फ एक म्यूटिनी बोलते हैं, म्यूटिनी। तो म्यूटिनी क्या होती है? अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि ये वार, ये जो रिवॉल्ट था ये म्यूटिनी थी या सिर्फ या एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो आप क्या बोलोगे?
आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते नो इट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आप ये भी नहीं कह सकते इट वाज म्यूटिनी, बिकॉज अंग्रेज जो, देखो रिवॉल्ट के बारे में हमें कौन बता रहा है? हिस्टोरियंस, क्योंकि हम तो उस टाइम थे नहीं, हमारे फादर ग्रैंडफादर भी नहीं थे, 1857 में नहीं ना थे, ग्रैंडफादर भी नहीं थे, ग्रैंडफादर के फादर भी नहीं थे, तो हमें कौन बता रहा है? जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो कौन सी बुक्स में पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री की बुक्स कौन लिखता है? हिस्टोरियंस, ठीक है ना। हिस्टोरियंस कोई चीज़ कैसे लिखते हैं? बाय रीडिंग फैक्ट्स। हिस्टोरियंस, कोई भी अगर हिस्टोरियन बनता है तो वो फैक्ट्स पढ़कर अपनी बुक लिखता है। विदाउट फैक्ट्स अगर वो कोई बुक लिखता है तो उसके ऊपर कोर्ट के केस पड़ जाएंगे कि आपने कैसे लिख दिया, है ना। तो फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर वो बुक लिखता है। तो बिकॉज हिस्टोरियंस के पास डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं तो इसलिए वो अपना वर्क पब्लिश करते हैं। वर्क मतलब बुक पब्लिश करते हैं। जैसे किसी ने पीएचडी की, अब ये जम्मू यूनिवर्सिटी की पीएचडी की बात नहीं कर रहा या कश्मीर यूनिवर्सिटी की पीएचडी की बात नहीं कर रहा, यहाँ की पीएचडी तो सिर्फ कॉपी पेस्ट होती है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बाहर की अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जेएनयू की यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, या पंजाब यूनिवर्सिटी की भी अच्छी है। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की अगर पीएचडी की हो, वहाँ पे ऑथेंटिक वर्क होता है, ऑथेंटिक, वहाँ पे कॉपी पेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, ऑथेंटिक होता है। तो अगर कोई हिस्टोरियन ऑथेंटिक वर्क पब्लिश करेगा, उसको उसके अपने सोर्सेज कोट करने पड़ेंगे, सोर्सेज कोट करने पड़ेंगे कि मैंने फैक्ट्स कहाँ से देखे, ठीक है ना, तो वो उसको कोट करने पड़ेंगे अपनी बुक के अंदर, ठीक है ना। तो फिर वो जो सोर्सेज होते हैं उसको बुक्स की जो एक पूरे वर्ल्ड में ना एक वो होती है, बॉडी होती है, वो उसको एग्जामिन भी करती है कि कहीं ये कॉपीराइटिंग तो नहीं है, कहीं ये कुछ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एक्ट तो नहीं है, किसी ने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, तो सारा कुछ देखा जाता है, ओरिजिनल वर्क को ही पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज़ जो हिस्टोरियंस, अब हिस्टोरियंस अंग्रेज़ भी थे और इंडियन भी थे, जो ब्रिटिश ब्रिटिश नहीं, अंग्रेज़ हिस्टोरियंस कहूँगा, यूरोपियन हिस्टोरियंस, उन्होंने इस रिवॉल्ट को जनरली म्यूटिनी कहा है। म्यूटिनी वर्ड जो आया ये आर्मी से आया है, मतलब आर्मी के अंदर फूट पड़ जाना, आर्मी की यूनिट्स बगावत जब कर देती हैं तो उसको बोलते हैं आर्मी ने म्यूटिनी कर दी, आर्मी ने बगावत कर दी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही, ठीक है ना। तो इंग्लिश हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि दिस रिवॉल्ट वाज रिजल्ट ऑफ अ म्यूटिनी इन द इंडियन आर्मी, या इंडियन आर्मी भी नहीं कहेंगे, उस टाइम ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, तो इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। बट इंडियन हिस्टोरियंस ये नहीं लिखते। इंडियन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि बेशक ये स्टार्ट एक म्यूटिनी से हुआ था मेरठ में, मंगल पांडेन एक सोल्जर था आर्मी का जिसने स्टार्ट किया था, बट इसका जो स्प्रेड हुआ वो पूरे देश में हुआ, और जब तक इसको पीजेंट्स, जमींदार टाइप के लोग, यानी कि कॉमन लोग इसको सपोर्ट नहीं करते, तब तक इसको हम एक मतलब रिवॉल्ट नहीं बोल सकते। तो इंडियन हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये सिर्फ आर्मी तक सीमित नहीं था, ये पूरे इंडिया में फैल गया था। इंग्लिश में अगर बोलें तो इंडियन हिस्टोरियंस ये कहते हैं इट वाज नॉट लिमिटेड टू ओनली इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी बट it expanded to the common people, so much so that the common people held the Indian emperor, that is Bahadur Shah Zafar, as their emperor. They declared him as their emperor, and when they declared the emperor as their real government, it meant that they no longer ऑथोराइज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ऑर्डर देम। तो जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब एम्परर को अपना एम्परर मान लिया, तो फिर इसका मतलब ये भी हो गया कि वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना गवर्नमेंट मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा इस रिवॉल्ट में उन्होंने बहादुर शाह जफर जो 2 था उसको अपना एम्परर मान लिया था, ठीक है ना।
और इन्होंने कहा था चलो दिल्ली, इस रिवॉल्ट का जो स्लोगन था वो चलो दिल्ली था। तो सारा इंडिया दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा था ताकि एम्परर को दोबारा से हम एम्परर डिक्लेयर कर सके। एक कंट्री में दो गवर्नमेंट नहीं होती, एक ही होती है। तो वो एम्परर को दोबारा से अपना एम्परर बनाना चाहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे, ठीक है ना। तो ये आर्मी नहीं कर सकती थी, ये जब तक पूरे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, अब देखो ये नेचर ऑफ रिवॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। नेचर ऑफ रिवॉल्ट अगर आपको एग्जाम में आता है तो नेचर क्या थी रिवॉल्ट की, वेदर इट वाज अ म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने जब क्वेश्चन आंसर लिखना है तो हमने कहना है इंडियन हिस्टोरियंस से दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेयर एज ब्रिटिश हिस्टोरियन से और यूरोपियन हिस्टोरियन से दैट इट वाज सिंपली अ म्यूटिनी। तो हमने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दे देना है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस टाइम जिंदा ही नहीं थे ना, हम अपना व्यू पॉइंट कैसे दे सकते हैं? हमने कुछ देखा नहीं देखा। तो कभी भी मेंस के क्वेश्चंस के अंदर खास करके हिस्ट्री में आपने ये नहीं लिख देना कि आई थिंक, वो पूछेगा हु आर यू, यू आर नॉट अ हिस्टोरियन, है ना। तो आपने हमेशा कोट करना है किसी बंदे को। अगर आपने किसी हिस्टोरियन का नाम याद है, अगर आपको उसकी स्टेटमेंट याद है, उसको कोट करो, वो फैक्ट है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप लिख दोगे ना आई थिंक विदाउट कोटिंग एनीबॉडी, तो फिर वो बच्चों वाली बात हो जाएगी। जैसे 6th क्लास या 7th क्लास का बच्चा कभी कभी गलती से लिख देता है आई थिंक सो, तो टीचर उसको मार्क्स दे देती है 6th क्लास ही है ना। लेकिन यहाँ पर आपको वो जब सेक्रेटरीट के अंदर पोस्ट देगा तो वहाँ आई थिंक नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो आपको अपनी राइटिंग में मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे इसकी नेचर, रिवॉल्ट के सेंटर्स कौन कौन से थे, रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था, इमीडिएट कॉज क्या था, और इसके खास करके ये जो इसके कॉजेज़ हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशल एंड कल्चरल कॉजेज़, ये सारे हम डिटेल में करेंगे। और उसके बाद हम एक्सपेंशन ऑफ द रिवॉल्ट करेंगे, फिर सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट करेंगे, और कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट भी करेंगे, कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट भी करेंगे। और हम लास्ट में करेंगे लास्ट में हम जो करेंगे वो है इम्पैक्ट के रिवॉल्ट को सप्रेस भी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो क्योंकि ये मेंस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे, तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी लिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हम उनका साथ साथ आंसर भी देते जाएंगे, क्योंकि ये जो रिवॉल्ट है इसके अंदर 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो वो किस किस तरह से बन सकते हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the result of resentment, एंगर को बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं रिजेंटमेंट, ऑफ द इंडियंस विद द ब्रिटिश रूल। इसको रखो पूरी स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमर्स में और नीचे लिखो कमेंट, राइट। अब आप आगे लिखो 150 वर्ड्स, इसको आपने 150 वर्ड्स में लिखना है, ओके। तो आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 1995 से लेकर अब तक काफ़ी बारी रिपीट हुआ है ये आईएएस के मेंस में, ठीक है। और वही क्वेश्चन केएस में कॉपी पेस्ट होता है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार आगे भी रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ठीक हो ना। अभी आपने 150 वर्ड जो लिखने हैं उसमें
क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी कि एग्जामिनर को पढ़ के मज़ा आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि आपने मेहनत की हुई है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो कोई भी लिख देगा, जिसने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है वो भी लिख देगा। तो इसके अंदर फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, इसके अंदर ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी सो दैट आपको इसके अंदर मार्क्स मिले, तो ही आपको सर्विस मिलेगी। अगर जनरली लिख दोगे ना, जनरल चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पर। जनरल चीज़ें लिख दोगे तो लिस्ट से हो जाओगे बाहर, क्योंकि लिस्ट से बाहर नहीं होना हमने, हमारा एम है लिस्ट के अंदर आना। ठीक है, तो लिखिए। हाँ जी, क्या 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 ये बेसिकली क्या है कि जो जो मैं करा रहा हूँ वो सीधा भी करा सकता हूँ मैं, बट ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ रेडी हो जाएंगे। क्योंकि फिर बाद में ना क्वेश्चंस होते नहीं है, मैंने काफ़ी बारी देखा है क्वेश्चंस रह जाते हैं, फिर वो साथ साथ ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साथ साथ करोगे तो पूरा होता जाएगा साथ साथ। तो आप इसका लिखिए 150 वर्ड, ये ज़्यादा नहीं है, आप लिखिए आंसर लिखिए द कुमुलेटिव इफेक्ट। मैं आपको पहले इसका आंसर समझा देता हूँ, ठीक है ना, फिर लिखवाता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिवॉल्ट ऑफ, देखो मैं क्वेश्चन ना पहले आंसर जो है वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, सो दैट इंग्लिश के वर्ड आपको पता चलने चाहिए, सो दैट आपको उसको हिंदी में नहीं लिखना, आपको लिखना तो इंग्लिश में ही है ना। ठीक है, तो देखिए ये ही इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ रिजेंटमेंट ऑफ द इंडियंस विद द ब्रिटिश रूल। तो ये जो रिवॉल्ट था इट वाज अ रिजल्ट ऑफ रिजेंटमेंट विद द ब्रिटिश रूल। तो इंडियंस को क्या रिजेंटमेंट थी, इंडियंस को क्या ऐसी रिजेंटमेंट थी कि ये रिवॉल्ट हो गया, क्वेश्चन ये है। तो रिजेंटमेंट बहुत सारी थी। क्या क्या रिजेंटमेंट थी, रिजेंटमेंट ये थी कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो दे केम इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दे केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, जैसे मैंने कल समझाया। बट स्लोली वी केम टू नो अबाउट देयर एक्चुअल nature, and their actual nature was not, they did not want to trade with India. In the although their primary motive was trading, but their actual motive was something else. The actual motive was to rule India. So they wanted to rule India, ठीक है, but in order to rule India they came here to trade. So their primary motive was basically their primary motive was to rule India, but they could not have come here and directly start ruling because they were strangers here, so they came in the form of traders. तो बेस बदल कर आए, ट्रेडर्स का बेस डालकर आए और एक्चुअल में वो रूल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कल समझाया आपको कि वो रूल कैसे उन्होंने आर्मीज़ बनाई और इंडियन रूलर्स को वो कैसे उन्होंने अपने साथ मिलाया और कैसे उनका सपोर्ट किया। ठीक है, तो चलो रूल करना स्टार्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम, आप रूल करिए। बट रूल करते करते उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे की जो इंडियंस को अच्छी नहीं लगी। वो चीज़ें क्या थी, सबसे पहले जो उनका टैक्स सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। लैंड रेवेन्यू उस टाइम टैक्स होता था, उस टाइम इनकम टैक्स नहीं होता था। जीएसटी वैट शैट तो अभी आए हैं, ये नहीं होते थे तब एक ही, बिकॉज उस टाइम जो मेन गवर्नमेंट की इनकम होती थी वो लैंड रेवेन्यू से आती थी। क्यों? क्योंकि लोगों का जो प्रोफेशन था उस टाइम एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री तो थी नहीं इंडिया में, एग्रीकल्चर ही मेन था। तो एग्रीकल्चर 99% लोग एग्रीकल्चर करते थे, वहीं से ही एग्रीकल्चर में शीप हस्बेंड्री भी आ गया, फॉरेस्ट्री भी आ गया, सारा कुछ आ गया, डेयरी फार्मिंग भी आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया। उस टाइम ये नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, उस टाइम सर्विस सेक्टर नहीं था, है ना, तो जो था वो भी 1% में आता था। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है ना, ये सारा कुछ नहीं था उस टाइम। तो अंग्रेज़ जब पैसा कमाते तो कैसे कमाते, थ्रू लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एक टैक्स था। तो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर वेलफेयर करने तो आए नहीं थे, सो दे डिड नॉट वांट वेलफेयर ऑफ पीपल।
आज की गवर्नमेंट पीपल का वेलफेयर चाहती है। क्यों? क्योंकि आज की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से ही है। बट कोई फॉरेनर इंडिया में आ जाए अगर, तो वो इंडिया का वेलफेयर नहीं चाहेगा, वो अपना वेलफेयर चाहेगा। तो दे वांटेड देयर ओन वेलफेयर। सो हाउ कुड दे make their own welfare? By exploiting Indians. So they started exploiting India in the form of money, ठीक है ना। So they starting charging land revenue in very big proportions। सबसे पहला ये पॉइंट है कि लैंड रेवेन्यू उन्होंने लेना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट किया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर लैंड रेवेन्यू। जब आपने इसका आंसर लिखना तो लैंड रेवेन्यू लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल कॉजेज मैं अलग से भी कराऊंगा, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा देंगे हम कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाज अनदर रीज़न। अंग्रेज़ आए तो वेस्ट बंगाल में थे, सॉरी बंगाल में आए थे, बट धीरे धीरे वो नॉर्थ वाली साइड चलना स्टार्ट हो गए, बॉम्बे मद्रास में आ गए और पंजाब वाली साइड आना स्टार्ट हो गए। पंजाब उन्होंने लास्ट में ऑक्यूपाई किया और टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट या एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। इससे लोगों को ये लगा कि जो हमारे अपने लोकल रूलर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र के मराठा रूलर्स, ठीक है ना, राजस्थान के राजपूत रूलर्स, पंजाब के पंजाबी रूलर्स, उनको रिप्लेस कर कर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर रही है जो कि अंग्रेज़ हैं, ठीक है ना। तो इंडियन रूलर्स की जगह ब्रिटिश गवर्नर्स हर स्टेट में आने लगे, ठीक है। ये भी इंडियंस को अच्छा नहीं लगा। तो पहली चीज़ लैंड रेवेन्यू अच्छी नहीं लगी, दूसरी चीज़ टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो वो कर रहे थे वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। थर्ड जो था वो मिलिट्री में, आर्मी के अंदर अंग्रेज़ जो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने आर्मी के अंदर ऐसी चीज़ें की कि आर्मी वालों का एक डीमोटिवेशन आ गया, मोरल डाउन हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पोस्टेज जो फ्री होती थी वो उन्होंने उसके ऊपर पैसा लेना स्टार्ट कर दिया, पोस्टेज फ्री बंद कर दी, पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर जो इंडियंस, अब अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़, अब ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ बहुत सारी थी, दे हैड सो मैनी कॉलोनीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। सिर्फ इंडिया एक कॉलोनी नहीं था, मैंने कल बताया साउथ अफ्रीका जैसी और कॉलोनीज़ भी थी। तो ये जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में लड़ाई हो रही होती थी ना, वार हो रही होती थी, इंडियन आर्मी को वहाँ भेज देते थे, ठीक है, क्योंकि सैलरी दे रहे थे। तो अब इंडियन आर्मी में ये जो हिंदूज़ में खास करके ये था कि अगर हम सी को क्रॉस करेंगे तो आवर रिलीजन विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो इफ़ वी क्रॉस द सी आवर रिलीजन विल बी डिस्ट्रॉयड। बट इनकी जितनी भी वार्स हो रही थी वो सी क्रॉस करके हो रही थी, अटलांटिक ओशन वगैरह क्रॉस करके हो रही थी, इंडियन ओशन क्रॉस करके हो रही थी, ठीक है। तो जब वो बाहर बेचते थे तो हिंदू को लगा कि ये तो हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इंडिया को क्रिश्चियन बनाएंगे, पूरे इंडिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ऊपर से दूसरा एक ये रीज़न भी था कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज चल रहे थे, तो वो बेसिकली वो चर्चेज़ खोल रहे थे और कुछ हद तक वो कन्वर्जन्स भी कर रहे थे, कुछ हद तक। हालांकि उसका डायरेक्ट एविडेंस थोड़ा बहुत है, बट हम थोड़ा बहुत इसको रेफरेंस दे सकते हैं क्वेश्चन आंसर में कि क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर रही थी। उससे भी इंडियंस को लगा एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर रही हैं, वो हिंदूज़ को कन्वर्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ ये हमें सी के पार भेज रहे हैं, तो ये हमारा रिलीजन ख़त्म करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मुस्लिम्स को भी लगा और हिंदूज़ को भी लगा, ठीक है। अब अगर हम और चीज़ें देखें तो सोशल कॉजेज़ के अंदर, हालांकि यहाँ कॉजेज़ हम डिटेल में करेंगे, तो सोसाइटी के अंदर लोग ये अपने आप को सुपीरियर रेस कहते थे, हमें इन्फीरियर रेस कहते थे। दे यूज टू कॉल देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू सुपीरियर रेस एंड दे कॉल्ड इंडियंस नेम्स लाइक निगर्स, सुअर की औलाद, ऐसे ऐसे बोलते थे हमें, पिग्स, डॉग्स, यू इंडियन डॉग, ठीक है। तो इससे सबसे ज़्यादा इंडियंस को गुस्सा आया कि आप हमें एक तो डॉग कह के बुलाते हो, ठीक है, तो दूसरा आप हमारे ऊपर रूल कर रहे हो, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी इंडियन
क्लर्क के ऊपर प्रमोशन नहीं होती थी उसकी, ठीक है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स थी आईसीएस वगैरह की, वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के लिए रिजर्व थी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सिर्फ क्लरिकल काम करते थे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, ठीक है। आर्मी में भी यही शिकायत थी, इंडियंस जो थे वो सिपाहीज और हवलदार तक जाते थे और उसके ऊपर कॉलोनल वगैरह की जो पोस्टें थी वो सारी यूरोपियंस के पास थी, ठीक है। तो ये सारी कंप्लेंट्स थी, ठीक है। तो इस वजह से जो था ये होता गया, चलता आ गया 100 साल, 100 ईयर, 1757 से लेकर 1857 तक आप मानो ये सारा कुछ चलता रहा। तो 100 ईयर्स तक इंडियंस के अंदर एंगर था, ठीक है ना। तो वो एंगर बर्स्ट हो गया 1857 में, जब ग्रीस्ड कार्ट्रिज अफेयर हुआ। वो अलग से हम समझाऊंगा ग्रीस्ड कार्ट्रिज अफेयर क्या था, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ रिजेंटमेंट ऑफ द इंडियंस विद द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। तो अब लिखिए आंसर, द cumulative इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश expansionist policies, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कॉमा डाल के, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव innovations over the years YEARS had adversely affected the position of all the rulers of Indian states, sepoys, SEPOYS, comma, sepoys, SEPOYS, zamindars, peasants, traders, pandits, Maulvis, etc. Full stop. The simmering discontent, simmering, SIMMERING, discontent exploded into a violent revolt in 1857, which shook the shook the British Empire in India to its very foundation, ठीक है जी। नेक्स्ट पैरा, there had been a series of rebellions क्या होता है? छोटा रिवॉल्ट, ठीक है ना। रिवॉल्ट होता है काफ़ी बड़ा, रेबिलियन होता है छोटा। rebellions against the British authority
authority ever since its establishment in India in 1757. The more notable NOTABLE uprising काट दो, more notable among these being the being the, अब कह रहा है कि 1757 में अंग्रेज़ इंडिया में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, और उसके बाद 100 साल और भी बहुत सारे लोकल जैसे कोल अपराइजिंग, इस तरह से ट्राइबल में अपराइजिंग वगैरह होते रहते थे छोटे छोटे, बट नेशनल लेवल का अपराइजिंग कभी नहीं हुआ। ये पहला ऐसा था जो नेशनल लेवल पे हुआ, ठीक है ना। लोकल लेवल पे काफ़ी होते रहते थे, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कौन कौन से थे? बीइंग द कच्छ रेबिलियन, KUTCH, गुजरात में पड़ता है ये, कच्छ रेबिलियन, KUTCH, कच्छ रेबिलियन। द कोल अपराइजिंग, KOL, कोल अपराइजिंग 1831 ब्रैकेट में, 1831। एंड द संथल अपराइजिंग, संथल ये भी ट्राइब है, कोल भी एक ट्राइब है। ट्राइब पता ना क्या होती है? संथल अपराइजिंग 1855। अब बहुत सारी रेबिलियंस हुए थे, हमने 3-4 लिख दिए, कच्छ रेबिलियन, कोल रेबिलियन, संथल रेबिलियन, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the first great struggle of Indian people against imperialism IMPERIALISM। इंपीरियलिज्म कल मैंने समझाया था कि जब एक देश बहुत सारे देशों के ऊपर रूल करने स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं इंपीरियलिस्ट कंट्री। जैसे ब्रिटेन यहाँ पर इंडिया और बहुत सारे और देशों के ऊपर रूल कर रहा था, तो ब्रिटिश वाज बेसिकली एन इंपीरियलिस्ट कंट्री। तो इंपीरियलिज्म एंड इट पेव्ड द वे फॉर, it paved, PAVED, the way for rise of national movement, ठीक है। ये मैंने इसका आपको आंसर लिखाया। मैं कुछ और भी अभी क्वेश्चंस लिखवाने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली जैसे मैंने 150 वर्ड्स बोले तो 150 वर्ड्स पूरे नहीं लिखवा पाऊंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। आप बेसिकली जब आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन जब आज का लेक्चर पूरा होगा वहाँ से भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मैं बेसिकली जो लिखाऊंगा ना आपको आंसर हिंट्स लिखा रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ? आंसर हिंट्स। तो आंसर हिंट्स में आपको मेन पॉइंट मिल जाएंगे। तो थोड़े बहुत आपको जैसे 50 to 60% मैंने आपको पॉइंट्स आइडियाज़ दे दिए, ये सब आपने लिखना है। तो उसमें थोड़ा बहुत आपको मेहनत, 40% मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857।
नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये हेडिंग है। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो जो पिछले साल में पेपर में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, उसमें ये क्वेश्चन था। तो आप लिखिए द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हाँ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 was neither neither a war of independence, neither a war of independence, nor it was the first war of independence. Comment 150 words। तो देखो, आपको यूपीएससी के पेपर्स में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना। वो थोड़ा घुमा के पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। वो कह रहा है 1857 का रिवॉल्ट ना तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था और ना ही ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो जैसे कि हमने पहले देखा अभी पिछली लाइंस में कि पहले संथल अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, कच्छ रेबिलियन, बहुत सारे रेबिलियंस हो चुके थे। तो हम इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे कह सकते हैं? हम फर्स्ट हो तो तब कह सकते हैं ना जब पहली बार हुआ हो। तो पहले बार हुआ ही नहीं था, तो फर्स्ट, एक तो हमें आंसर ये मिल गया इस क्वेश्चन का कि इट वाज नॉट फर्स्ट। तो हमने कोट करना है वहाँ पे कि बाकी अपराइजिंग्स के बारे में। बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि बच्चे को बाकी अपराइजिंग्स का पता है कि नहीं पता। तो 3 रेबिलियंस तो मैंने लिखा दिए, बाकी आपको इधर उधर से गैदर खुद भी करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप क्वेश्चन बना के लिख दोगे कि पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है ना। बाकी जो बॉडी है वो आंसर की वो मैं पूरी लिखवा रहा हूँ। फिर आपने ये लिखना है कि फर्स्ट का तो आंसर आपने दे दिया, ये बाद में देना है, पहले आपने देना है पहले वाले क्वेश्चन का जो वो लिख रहा है इट वाज नॉट अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फिर हमने जब आज का लेक्चर स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि ये वार नहीं थी। ये कौन कहता था? हाँ, कौन कहता था ऐसा कि इट वाज नॉट अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज अ म्यूटिनी? कौन से हिस्टोरियंस? इंग्लिश हिस्टोरियंस। तो हमने वही चीज़ लिखनी है। हमने आंसर इसका ये लिखना है कि यस इट वाज नॉट अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी, हमने ये लिखना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस इट वाज नॉट अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट वाज आल्सो नॉट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज बिफोर दैट सो मैनी अपराइजिंग्स वर ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। तो हमने उनको कोट भी करना है विद ईयर, सिर्फ बोलना नहीं है कि और भी अपराइजिंग्स हुए थे। अगर हमने सिर्फ बोल दिया तो फिर साथ में लिस्ट देनी भी है, ठीक है ना। आधा काम नहीं करना, पूरा काम खत्म करना है, उसको दिखाना कि हमें पता है। तो फिर जब हमने ये कहना है कि अंग्रेज़ कहते थे कि ये म्यूटिनी है, तो फिर हमने उस हिस्टोरियन का नाम भी लिखना है कि जो ऐसा कहता था कि ये एक म्यूटिनी है। आधा काम वहाँ पे भी नहीं करना, वहाँ पे भी पूरा काम करना है। अल्टीमेटली हमारा पॉइंट ये है कि हमने एग्जामिनर को दिखाना है कि हमें सब पूरी हिस्ट्री आती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। Historians differ widely about the nature of the revolt. Some of the opinions are as follows. Some of the opinions, historians के opinions are as follows. Point number 1, points में लिखेंगे a sepoy mutiny. Point number 1, a sepoy
SEPOY, म्यूटिनी, MUTINY, ब्रैकेट में लिखिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश historians, bracket close. Point number 2, a conspiracy of Hindus and Muslims to overthrow the British rule. Conspiracy of Hindus and Muslims to overthrow the British rule. पॉइंट नंबर 3, अब ये भी कौन कहता है, ये भी इंग्लिश हिस्टोरियंस ही कहते हैं, क्या कि ये हिंदूज और मुस्लिम्स की कॉन्स्पिरेसी थी कि ब्रिटिश रूल को उठाकर बाहर फेंक दो। पॉइंट नंबर 3, अ रिलीजियस वार अगेंस्ट क्रिश्चियंस। Point number 4, a planned war of national independence। अब देखो ये पहला ऐसा व्यू आया अभी तक जिसने ये कहा कि इट वाज अ प्लैंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये पक्का कोई इंडियन ही होगा। तो ये कौन सा इंडियन था, वीडी सावरकर। तो लिखिए ब्रैकेट में बाय वीडी सावरकर, जिसको वीर सावरकर भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आरएसएस का था, इसको फांसी की सज़ा हुई थी, काले पानी की सज़ा अंडमान निकोबार आइलैंड में। कभी आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाओगे तो वीर सावरकर का सेल आज भी है, फांसी का फंदा वहाँ पे बना हुआ है। तो एक्चुअल में वहाँ ये दिखाया कि इसको फांसी हुई थी, बट इसको बाद में पता चला कि अभी ये 2 साल पहले भी न्यूज़ आई थी कि इसको फांसी हुई नहीं थी। वहाँ तो वो नाइट शो भी होता है, लाइट शो होता है ना, कि वहाँ पे दिखाते हैं वो फांसी के फंदे पे चढ़ रहा है। बट अभी न्यूज़ आई थी कि इसको फांसी हुई नहीं थी, बट इसने मर्सी प्ली दी थी कि मेरे को छोड़ दिया जाए। तो इसको फिर अंग्रेज़ों ने, ये अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली हो गया था, इसको छोड़ दिया गया था। तो छोड़ने के बाद फिर ये आम जीवन जीने लग गया था, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने ये एक्यूज़ भी किया था बीजेपी को कि हमारे नेता तो जेल में रहे, आपका वीर सावरकर जो था वो तो जेल में, फिर माफ़ी मांगी उसने अंग्रेज़ों से, फिर वो बाहर आ गया है ना, तो उसने समझौता कर लिया अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडी सावरकर आजकल खास करके बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वीडी सावरकर इन हिज बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसने अगर प्री में क्वेश्चन आएगा तो ये बुक किसने लिखी है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट, what began as a fight for religion, what began BEGAN as a fight for religion ended as a war of independence। ब्रैकेट में ये किसने बोला है, SN सेन, ये भी एक इंडियन था, SN सेन। अब इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है
What began as a fight for religion ended as a war of independence. Comment. तो उसमें आपने क्या लिखना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट दी किसने दी, तो एसन सेन ने दी थी, आपने सबसे पहले ये बता देना। उसके बाद आपने ये लिखना है कि इसका आंसर देना है कि जो वो कह रहा है व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन, तो ये रिलीजन के लिए फाइट कैसे थी, क्योंकि अभी हम करेंगे ग्रीस्ड कार्ट्रिज अफेयर, ठीक है। तो वो रिलीजन के लिए ही हो रहा था, वहां से लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है, बट एंड कैसे हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो ये एसन से ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, it is difficult to avoid the conclusion, to avoid, AVOID, the conclusion that so-called conclusion that the so-called first national war of independence, first national war of independence is neither first nor national, neither first nor national nor war of independence। ये कह रहा है, ये लिखा किसने है, ब्रैकेट में लिखो RC माजूमदार, RC माजूमदार, MAJUMDAR। ये कह रहा है ना तो ये फर्स्ट थी क्योंकि पहले अपराइजिंग हो चुकी थी, ना तो ये नेशनल थी, क्योंकि नेशनल क्यों नहीं थी इसका भी मैं आंसर अभी दूंगा, और तीसरा ना ही ये वार थी इंडिपेंडेंस की, क्योंकि ये भी यही मान रहा है कि ये एक म्यूटिनी टाइप थी, छोटा था। अब नेशनल का आंसर दे देते हैं कि ये नेशनल क्यों नहीं थी, ये बंदे के अकॉर्डिंग, इस बंदे के अकॉर्डिंग नेशनल क्यों नहीं थी, बिकॉज ये जो थी ये सिर्फ इंडिया के इस पार्ट में थी, यहाँ ना तो ये जगह थी इसके अंदर, ना ये ना ये ना ये, ना तो ईस्ट था ना वेस्ट था ना साउथ था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में थी। इतना बड़ा देश और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जब एक रिवॉल्ट चल रहा है तो हम उसको नेशनल नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से इसने ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट पैरा, the revolt was much more than a violent manifestation. The revolt was much more than a violent manifestation
of a sepoy discontent, of a sepoy manifestation, manifestation, manifestation of a sepoy discontent। ये कह रहा है कि सिर्फ सिपॉयज तक सीमित नहीं थी, ये कॉमन मैन तक भी पहुंच चुकी थी। फुल स्टॉप। ऑलमोस्ट every section of Indian population participated in the revolt। हर एक सेक्शन के लोगों ने, चाहे वो हिंदूज थे चाहे वो मुस्लिम्स थे, इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जब पार्टिसिपेट किया तो फिर ये सिपॉयज तक तो म्यूटिनी नहीं रह सकती ना, इसका मतलब ये नेशनल वार थी। मैं तभी कह रहा था कि जब हम नेचर करेंगे रिवॉल्ट की तो कहीं पर आएगा कि सारे लोग इन्वॉल्व थे, कहीं पर आएगा सिर्फ सिपॉयज इन्वॉल्व थे। एक्चुअल में हमें कुछ नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं, आज भी मेरे को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि हम ही ने भी वही पढ़ा है जो बुक्स में है, ठीक है ना। और आजकल तो बुक्स का सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं, है ना, बुक्स का सिलेबस भी चेंज हो रहा है। अभी धीरे धीरे वो मुग़ल हिस्ट्री हट रही है, फिर दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री हट जाएगी, फिर हो सकता है कि आरएसएस की हिस्ट्री आ जाए बीच में। तो आज जो हम सच मान रहे हैं, हो सकता है कल वो झूठ हो जाए, कल कुछ नया सच आ जाए। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट हम तो उस टाइम थे नहीं, फैक्ट वही है जो बुक्स में हम पढ़ेंगे। आज की बुक्स के अकॉर्डिंग ये फैक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, कल की बुक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि दूसरे फैक्ट सामने आ जाएं। तो कल के जो बच्चे होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, वो कुछ और पढ़ रहे होंगे मे बी, ठीक है ना। क्योंकि जब अभी तो 11th 12th का सिलेबस चेंज हुआ है हिस्ट्री का, तो हो सकता है ये जब 11th 12th का ही एनसीईआरटी चेंज हो जाएगी तो उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस तो चेंज होगा ही ना। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंशेंट वो मेडिवल इंडिया, तो हो सकता है मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री हट जाए, क्योंकि मेडिवल इंडिया पूरा मुस्लिम है, ठीक है ना। तो वो कहेंगे कि यूपीएससी की में पढ़ने की ज़रूरत क्या है हमें। अभी तो ये कह रहे हैं ना कि डिबेट्स में तो यही चल रहा है न्यूज़ में कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इन्वेडर्स की हिस्ट्री पढ़ी जाए। तो ब्रिटिश जो मुगल्स इन्वेडर्स थे, दिल्ली सल्तनत वाले इन्वेडर्स थे, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे उन्हीं की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आज की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें उन्हीं की हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। तो हो सकता है उनकी हिस्ट्री बंद हटा दी जाए स्लेब बुक्स में से, ठीक है ना। तो हमें कल को आरएसएस की हिस्ट्री सिखाई जाए तो हम फिर आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ये वाली हिस्ट्री हट जाएगी, ठीक है ना। तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 50 साल, तब हमने कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ी, गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, टैगोर ने क्या किया। अभी जब कांग्रेस तो जब ख़त्म हो रही है ना, धीरे धीरे सारे उसको ख़त्म हो रहे हैं, जब फिर आरएसएस की आ जाएगी तो फिर आरएसएस की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे पढ़नी। एक जनरेशन ने कांग्रेस की पढ़ी, एक जनरेशन आरएसएस की पढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री चेंज होती जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि हम उस टाइम प्रेजेंट ही नहीं थे, ठीक है ना। तो आगे लिखिए, आपने लिखा द रिवॉल्ट वॉज मच मोर देन अ वायलेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सिपाही डिसकंटेंट। ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड इन इट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्ड, इसके आगे, इट इन्वॉल्व्ड वाइड रेंजिंग socio-economic and political issues, socio-economic and political issues, full stop। If it were merely a
if it were merely a Hindu-Muslim conspiracy against the Christians, the government would have totally lost the support of all Hindus and Muslim soldiers. Lost the support of all Hindu and Muslim soldiers. तो अगर उस टाइम हिंदू मुस्लिम की सपोर्ट, मतलब अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते उस टाइम सारे के सारे, तो फिर मुस्लिम्स ये आर्मी में भी रिवॉल्ट हो जाता। सारे के सारे मुस्लिम्स और हिंदूज ही थे ना आर्मी में, तो वो भी ना फाइट करते। देखो जो आर्मी में हिंदू और मुस्लिम थे वो तो रानी झांसी के साथ फाइट कर रहे थे, मंगल पांडे के साथ फाइट कर रहे थे, फिर अपना तांत्या टोपे के साथ फाइट कर रहे थे। तो इंडियंस ही इंडियंस के साथ फाइट कर रहे थे, है ना। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी जनता अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होगी थी, क्योंकि अगर सारी की सारी जनता अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाए फिर आर्मी भी रिवॉल्ट कर देती है, लेकिन आर्मी में रिवॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। एक बात आपकी जानकारी में बता दूं कि इस टाइम ये जो रिवॉल्ट था ये पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब ने, क्योंकि उस टाइम का पंजाब बहुत बड़ा था, हिमाचल, आज का हरियाणा और आज का पूरा पाकिस्तान वो पूरा पंजाब में आता था। तो उस टाइम पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट था, बहुत बड़ा, आधा इंडिया मान के चलो। तो वो पूरे का पूरा पंजाब उस टाइम 1857 में अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। वो खिलाफ नहीं था, अभी तक वो खिलाफ नहीं था। बाद में जब खिलाफ हुआ तो पूरा ही खिलाफ हो गया, लेकिन अभी तक वो खिलाफ नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और लॉजिक लिखेंगे नेक्स्ट पैरा। द रिवॉल्ट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका आंसर है कि ना तो ये फर्स्ट था ना तो ये नेशनल था। इसका आंसर लिखो, मतलब इसके आगे कंटिन्यू लिखो। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर फाइटिंग फॉर देयर ओन were fighting for their own freedom and principalities, प्रिंसिपल के आगे ITIES। मतलब ये कि रानी झांसी अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, सिमिलरली हर एक जो इंडिया का किंग था वो अपनी अपनी स्टेट के लिए लड़ रहा था, सो दैट वो अपनी स्टेट का रूलर बन के रहे। क्योंकि अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी चल रही थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, उसके तहत ये था कि जहाँ जहाँ जिसके घर बेटा नहीं होगा तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट की पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने चलाई हुई थी। वो अल्टीमेटली ये चाहते थे कि इंडियंस से उनकी स्टेट्स छीन कर अपने गवर्नर अपॉइंट किए जाएं। इससे नाराज़ कौन था? आम जनता को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो रूलर थे, अब जैसे 370 टूटी तो सबसे ज़्यादा कौन शोर मचा रहा है? फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। क्यों? क्योंकि वो रूलर थे, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही
जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो जो इंडिया के रूलर्स थे ना, तांत्या टोपे, रानी झांसी, ये सारे, नाना साहेब, इनको नुकसान हुआ क्योंकि ये राजा थे, ये राजा नहीं रहे, अब ये आम जनता बन गए। तो नेचुरली ये तो फाइट करेंगे ना। जब एक राजा को आप आम जनता घोषित कर दोगे तो आप एक आम, मतलब आप तो फाइट करोगे अपने राइट के लिए, है ना। आप सोचोगे अगर मैंने फ़ाइट नहीं की तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा है यहाँ पर कि ये नेशनल वार नहीं थी, बल्कि इसके जो लीडर्स थे जो वार रिवॉल्ट कर रहे थे ना, वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वार कर रहे थे। जैसे रानी झांसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तांत्या टोपे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, नाना साहेब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। उनको ये नहीं था कि देश बचाना है। और एक और बात, उस टाइम पर नेशनलिज्म का कंसेप्ट, देश का कंसेप्ट था ही नहीं। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है हिंदुस्तान हमारा, ये बाद में आई 1857 के। इस टाइम नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं थी इंडिया में, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके 1857 का हम 1-2 लेक्चर्स के बाद हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट वो है। तो इंडिया में नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या रीजंस थे, कौन कौन से लीडर्स उसमें शामिल थे। तो अभी तक नेशनलिज्म की भावना इतनी ज़्यादा नहीं थी। सारे रूलर्स अपनी अपनी स्टेट्स को बचाने के लिए और अपने अपने किंगडम्स को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, और एक दूसरे का साथ भी इसलिए दे रहे थे क्योंकि अकेले लड़ते तो हार जाते। एक दूसरे का साथ दे रहे थे ताकि मिलकर लड़ने में फ़ायदा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है। तो लीडर्स ऑफ द मूवमेंट वर फाइटिंग फॉर देयर ओन फ्रीडम एंड प्रिंसिपलिटीज़ rather than for a broadly conceived nation, for a broadly, BROADLY, broadly conceived nation, full stop. Nationalism at that time was not yet a crystallized concept, अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे चले। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे चलें। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट समझ आया? अगर क्वेश्चन आए नेचर पे तो क्या लिखना है? थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स आपने लिखी, यूरोपियंस क्या बोलते थे, इंडियन हिस्टोरियंस क्या कहते थे, क्या ये नेशनल वार थी? इसका आंसर आपको पता चल गया। नेशनल वार थी कि नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि सारे रूलर्स अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। फर्स्ट वार थी? फर्स्ट भी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे रेबिलियंस हो गए थे, ठीक है ना। वार थी, हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ये वार भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ आर्मी तक ही ये सीमित थी और कुछ हद तक थोड़े बहुत प्रिंसेस लड़ रहे थे, लेकिन आम जनता इसमें शामिल नहीं थी। दूसरा, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया भी शामिल नहीं था, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, डिटेल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट।
तो मैंने पहले आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया। हमारे पास बहुत सारे कॉजेज़ थे रिवॉल्ट के। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज़, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशो कल्चरल कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़ एंड लास्ट में इमीडिएट कॉज। आपको पता है पॉलिटिकल कॉजेज़ सबसे बड़े होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, सबसे बड़ा डिसीजन, वो पॉलिटिकल ही होता है। जैसे कि अंग्रेज़ इंडिया में आए और उन्होंने प्रिंसेस से, राजा से, डिफरेंट राजा, मराठा से, राजपूत से, पंजाबियों से, उनकी टेरिटरी छीनना स्टार्ट कर दी। लेकिन छीनते कैसे? कोई डकैत्स तो थे नहीं कि डाका डालते और छीन लेते। तो गवर्नमेंट जब कोई चीज़ छीनती है ना, वो लीगल तरीके से छीनती है। क्या? व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू स्नैच समथिंग फ्रॉम यू, इट गोज़ बाय लीगल वे। तो वो लीगल तरीके ये थे, ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज़, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स ऑफ डलहौजी, टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट ऑफ डिफरेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लिखिए नंबर 1 पॉलिटिकल कॉजेज़ में नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। इसको अंडरलाइन करना है। किसको? इफेक्टिव कंट्रोल, और इन्वर्टेड कॉमा में भी करना है। इफेक्टिव कंट्रोल को इन्वर्टेड कॉमा में भी करना है और अंडरलाइन भी करना, और यहाँ पे भी एग्जाम में जब लिखोगे वहाँ पर भी वो दिखना चाहिए एग्जामिनर को। एंड ग्रेजुअल एक्सटेंशन EXTINCTION of Indian native states with the formulation of इन्वर्टेड कॉमास में फिर से लिखना है आपने, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडियरी SUBS IDIARY अलायंस कैपिटल में सिस्टम, इसको भी अंडरलाइन करना है। इफेक्टिव कंट्रोल को और सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को अंडरलाइन करना है। ये लीगल वे था टेरिटरी एक्वायर करने में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पॉलिटिकल कॉजेज में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स कैपिटल LAPSE, लेप्स का L कैपिटल, ऑफ LAPSE। जैसे किसी के घर लड़का नहीं होगा तो वो लेप्स हो जाएगी टेरिटरी उसकी, वो अंग्रेज़ों के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज, प्रैक्टिस्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, practiced under Lord Dalhousie, comma, denied the right of succession, denied, DENIED, the right of succession, SUCCESSION, सक्सेशन यानी आपकी चीज़ आपके बेटे को मिल जानी। तो इट डिनाइड द राइट ऑफ सक्सेशन टू हिंदू प्रिंसेस। पॉइंट नंबर 3 annexation of some states
annexation, ANNEXATION, annexation of some states by right of conquest, इन्वर्ट कॉमा में किसको, राइट ऑफ कंक्वेस्ट, CONQUEST, and others by doctrine of lapse। तो कुछ स्टेट्स को राइट ऑफ कंक्वेस्ट के ज़रिए कॉन्कर करना और बाकी की स्टेट्स को डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के थ्रू कैप्चर कर लेना। पॉइंट नंबर 4, अनेक्सेशन ऑफ ऊद, OUDH, ये एक स्टेट का नाम है, OUDH, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, प्रीटेक्स्ट PRETEXT, बहाना, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गुड ऑफ द गवर्नड, गुड इनवर्ट कॉमर्स में, गुड ऑफ द गवर्नड, GOVERNED, यानी कि ऊद एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स लग सकती है, ना राइट ऑफ कंक्वेस्ट लग सकता है, तो इसको कैप्चर कैसे करें। तो यहाँ पर हाँ हम बोल देते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी नहीं चल रही, तो गुड ऑफ द गवर्नड के लिए हम इसको कंक्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम इसको अगर एक्वायर करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट दे पाएंगे। तो इसको इस तरीके से, अब लोग सब सारा कुछ देख रहे थे, लोगों ने कहा ये गलत हो रहा है, आप किसी न किसी बहाने से हमारी टेरिटरीज़ को एक्वायर करते जा रहे हो, कहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स लगा रहे हो, कहीं पे राइट ऑफ कंक्वेस्ट लगा रहे हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा वहाँ पे आप गुड ऑफ द गवर्नड लगा रहे हो, यानी कि आपको बहाना चाहिए बस। नेक्स्ट पॉइंट, एबोलिशन ऑफ रीगल टाइटल्स, एबोलिशन, ABOLITION, एबोलिशन ऑफ रीगल, REGAL, टाइटल्स ऑफ द नवाब्स ऑफ कर्नाटिक, नवाब्स ऑफ, नवाब का N कैपिटल, कार्नेटिक, CARNATIC, एंड तंजौर, तंजौर TANJORE। तो कर्नाटिक और तंजौर के जो नवाब थे उनसे उनके टाइटल्स छीन लिए गए, तो वो भी नाराज़ हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, डिनायल ऑफ पेंशन, डिनायल ऑफ पेंशन टू बाजीराव टूज सन, बाजीराव, BAJI, B फॉर बॉम्बे वाला, BAJI राव, RAO, सेकंड, आगे S डाल के, एपोस्ट्रोफी S डाल के, सन, बाजीराव सेकंड के बेटे को पेंशन नहीं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, कैनिंग्स अनाउंसमेंट, कैनिंग वो था, गवर्नर जनरल था, CANNING, कैनिंग्स अनाउंसमेंट दैट प्रिंसेस आफ्टर बहादुर शाह would have to renounce the, RENOUNCE, renounce यानी छोड़ देना, renounce the regal title, REGAL, regal title, and
एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस, एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस, यानी कि कैनिंग ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि बहादुर शाह जफ़र जो है, इसका जो बेटा, इसके जो अगले होंगे बेटे शेटे, उनको हम रीगल टाइटल नहीं देंगे, यानी कि राजा महाराजा का टाइटल नहीं देंगे, और उनसे मुगल पैलेसेस भी छीन लेंगे। ये थे पॉलिटिकल कॉजेज, इसको याद कर लेना अच्छे से, हमेशा ये यूपीएससी वालों को आने चाहिए। पॉलिटिकल कॉजेज कितने हैं? 7, ठीक है। अब कहीं और से ये इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता लिखने का, वहाँ पे 7 भी बहुत हैं, 7 ही याद कर लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज और पॉलिटिकल कॉजेज, आपको लगेगा कि ये अलग अलग क्यों है। पॉलिटिकल कॉजेज वो होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी पॉलिसी इन्वॉल्व होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है जहाँ पे छोटी, थोड़ी सी छोटी। जैसे इंडियंस को, मैंने आपको बताया कि इंडियंस को क्लर्क के ऊपर जॉब नहीं मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में सूबेदार वगैरह से ऊपर जॉब नहीं मिलती थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था, ठीक है। तो इस तरह के रीज़न जो छोटे होते हैं ना थोड़े से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो जाते हैं। इकोनॉमिक में जैसे कि लैंड रेवेन्यू ज़्यादा एक्वायर करना, है ना, इस तरह के कॉजेज़ लैंड रेवेन्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न लिखिए, डिप्राइवेशन ऑफ पावर, डिप्राइवेशन ऑफ पावर एंड पोजीशन टू इंडियन एरिस्टोक्रेसी, इंडियन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी होती है हाई फाई लोग जो होते हैं ना एक कंट्री के, एरिस्टोक्रेट जो हाई फाई होते हैं, मतलब ना तो वो गवर्नमेंट में आते हैं, किसी में फॉल नहीं करते वो, बट होते काफ़ी पैसे वाले हैं, तो उनको उनकी पोजीशन से थोड़ा नीचे ले आना, ठीक है ना। तो वो होता है, ये पहला रीज़न था। नंबर 2, रिजर्वेशन ऑफ ऑल हाई पोस्ट्स सिविल एंड मिलिट्री फॉर द यूरोपियंस। अब देखो यहाँ पर आपको यूरोपियंस क्यों मिला है, इंग्लिश क्यों नहीं मिला? कभी भी आपसे वो पूछ सकता है ना, आपको पता होना चाहिए। घर में कोई पूछ ले, बड़ी बहन या बड़ा भाई पूछ ले, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बताइए यहाँ पे यूरोपियंस क्यों लिखा है, तो क्या आंसर दोगे? क्योंकि इस टाइम इंडिया में फ्रेंच भी थे, डैनिश भी थे, डच भी थे, इसलिए जैसे पुडुचेरी जो एक्सी स्टेट है हमारी, पौंडीचेरी जिसको पहले बोला जाता था, वहाँ पे हमेशा फ्रेंच रूल रहा है। आज भी वहाँ जाओगे तो फ्रेंच बोली जाती है, आज भी। गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है पता है? हाँ, पोर्टुगीज़। वहाँ पे पोर्टुगीज़ रूल रहा है, वहाँ पे आज भी पोर्टुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना। तो इंडिया में आपको एक टर्म सुनी होगी, पॉलिटी में पढ़ा होगा, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? कि जो इंग्लिश, वो तो इंग्लिश होते हैं, यूरोपियंस नहीं होते। इंग्लिश लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, इंग्लिश लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं। आज तो वो कम है, आज कहाँ कहाँ पे एंग्लो इंडियंस, अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो आज भी इंडिया में इंग्लिश लोग रह रहे हैं, वो अंग्रेज़ों के टाइम से रह रहे हैं, उनका मन यहाँ लग गया, वो वापस गए ही नहीं। कहाँ पर हैं वो? जम्मू में तो एक भी नहीं है, दिखा कभी यहाँ पे? वो अगर होता उन्होंने वैसे ही उसको मार मार के बेचारे को भगा देना था, है ना। जम्मू वाले लोग थोड़े करते हैं ना ऐसे। तो ये है नॉर्थ ईस्ट में।
नॉर्थ ईस्ट ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आज भी आपको एंग्लो इंडियंस मिलेंगे। और इसका रीज़न एक और भी है, वहाँ पे क्यों मिलेंगे। देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन पैदा होते हैं ना, तो इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो आपको पता होगा, सर ने बताया था जी, बता दो नॉर्थ इंडियन वो एंग्लो इंडियंस आज भी है नॉर्थ ईस्ट में। अब वो आपको और ग्रिल करेगा, वो कहेगा क्यों वहाँ पर, क्यों जम्मू में क्यों नहीं। फिर क्या बोलोगे, ये तो सर ने नहीं बताया, तो सर वो भी बता देगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको आज पढ़ाते पढ़ाते बताया कि अंग्रेज़ लोग इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज चला रहे थे और वो ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही चला रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज चल रही थी वहाँ पर ही ज़्यादा इंग्लिश लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग कुछ कन्वर्ट हो गए ना, क्रिश्चियन बन गए, है ना। तो इसलिए, और जो क्रिश्चियन मिशनरी चला रहे थे वो वहीं पे बस गए वो लोग, है ना, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा मिले, ठीक है। और गोवा में आज भी आपको ओल्डेस्ट चर्च है वर्ल्ड का, आई थिंक वर्ल्ड का है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का चर्च ओल्डेस्ट गोवा में ही है, ठीक है। और डच पॉपुलेशन गोवा में मिलेगी, फ्रेंच पॉपुलेशन पुडुचेरी में मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आगे चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ ऑल हाई पोस्ट सिविल एंड मिलिट्री फॉर द यूरोपियंस। तो ये आंसर मैंने दिया, यूरोपियंस क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई पूछे तो उसको बता देना। नेक्स्ट पॉइंट, इनएफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट, ठीक है ना, इनएफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इफ़ेक्टिव नहीं थी और एफिशिएंट भी नहीं थी। ये तो हम लिख रहे हैं, देखो ना। अब आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, मतलब अब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा उस टाइम एफिशिएंट नहीं थी, इफ़ेक्टिव भी नहीं थी, है ना। लेकिन अगर आप अपनी गवर्नमेंट से पूछो कि क्या आप इफ़ेक्टिव हो, आप सफिशिएंट हो, आपकी रोड्स पे आज भी खड्डे हैं, अगर वो इनएफिशिएंट थी तो आप कौन से बड़े एफिशिएंट हो, आप तो उनसे भी इनएफिशिएंट हो। उन्होंने रेलवे लाइंस तो बिछाई, है ना, उन्होंने हमें रेलवे दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिया, पार्लियामेंट हाउस बना के दिया, राष्ट्रपति भवन, सारा कुछ उन्होंने ही बनाया। ये सारी जो ल्यूटेंस दिल्ली बोलते हैं इसको, ये सारी बिल्डिंग्स दिल्ली की अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जो है सारी उस टाइम पे बनी है, ठीक है ना। आज की डेट में कोई अच्छी बिल्डिंग बन रही है कहीं पे? नहीं ना बन रही। आर्किटेक्चर में देखो, अगर आज की डेट में कौन सा आर्किटेक्चर हो रहा है? नहीं ना हो रहा है कोई। एक वो मोदी ने बनाया, वो गुजरात में, वो किसका, सरदार पटेल का स्टैचू, है ना। वो और मुगल्स के टाइम पे ताजमहल बना, वर्ल्ड फेमस साइट है, लाल किला बना, कितने अच्छे अच्छे मुगल्स के टाइम पे भी बने। हालांकि उन्होंने 700 साल रूल किया, तो 700 साल में बहुत कुछ हो जाता है। हमें तो अभी 70 साल ही हुए ना आज़ाद हुए, तो हम 70 साल में क्या बनाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ, हमने अगर हम कोई पूछे तो हमने लैंडमार्क क्या किया, हमने दिल्ली मेट्रो बनाई, वो हम है ना वर्ल्ड क्लास, दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड क्लास है। अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया में सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है, पता है? कोलकाता में है वो। कोलकाता में सबसे पुरानी मेट्रो पहले से अब अंग्रेज़ों के टाइम पे है वो, कलकत्ता में बहुत पुरानी मेट्रो है, तो आज भी है वो, पहले भी थी। ट्राम्स सड़क के ऊपर ट्राम चलती है, वो भी कलकत्ता में है, वो भी अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो जम्मू में तो वो मेटाडोर चलती है, इंडिया ने बनाई है क्या, मेटाडोर। तो उन्होंने ट्राम्स उस टाइम पे बनाई थी। अगर आज अंग्रेज़ इंडिया में होते तो पता नहीं क्या कुछ बनाते। हाँ ठीक है, आज हाईवे बन रही है, वो नितिन गडकरी हाईवे बना रहा है, बड़ी वर्ल्ड क्लास हाईवेज़ बन रही हैं, और अभी बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। तो जहाँ जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है ना, जैसे हाईवेज़ पे प्राइवेटाइजेशन से ही सारा कुछ बन रहा है, बुलेट ट्रेन भी प्राइवेट ही आ रही है जैपनीज़ टेक्नोलॉजी से। और क्या बोलते हैं, जो भी ये जो रेलवे ब्रिजेस बन रहे हैं जो कश्मीर में, है ना, चिनाब के ऊपर, ये सारा प्राइवेट कंपनियां ही बना रही हैं। तो प्राइवेट कंपनियां ही सारा कुछ कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट ने इनको
परमिशन दी है कि आप बनाओ, तो गवर्नमेंट को पता है हमसे तो ये कभी बनेगी नहीं, है ना, तो इसलिए ये अच्छी बात है। कांग्रेस ने तो प्राइवेट कंपनी को भी कोई काम नहीं करने दिया, ना उसने खुद किया ना उसने प्राइवेट को कंपनी करने दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, तो 70 साल वेस्ट किए। तो ये चलो उनसे तो करवा रहे हैं ना, ठीक है। तो इनएफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी which was detrimental, DETRI, detrimental to the peasants, मतलब detrimental मतलब peasants के लिए खराब थी जो। नेक्स्ट पॉइंट, रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन नहीं, ruination, स्पेलिंग देखो RUINATION, RUINATI, यानी कि ख़त्म कर देना, ruin कर देना, करियर कहते हैं ना, करियर ख़त्म कर दिया मेरा, ruin कर दिया। तो यहाँ पे क्या ruin किया, ruination of Indian trade and industry which led to increase in pressure, on land and agriculture, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। तो इसमें मैंने आपको बताया कि रेशियल एरोगेंस थी अंग्रेज़ों को अपने आप के ऊपर, हमें वो सुअर वगैरह कह के बुलाते थे, और इन्होंने एक रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट लाया जिसके तहत इन्होंने बड़ा कुछ किया, जैसे कि सती प्रथा बंद कर दी। सती प्रथा होती थी कि जब बीवी जो है वो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो साथ जल जाती थी, उन्होंने इसको बैन कर दिया। अब आपको लगेगा ये तो अच्छा किया, लेकिन इंडियंस उस टाइम, कुछ इंडियंस ऐसे थे जिनको लगा कि ये गलत किया, कि सती प्रथा अच्छी थी हमारी, इसको ख़त्म करके अंग्रेज़ों ने गलत किया, यानी कि ये हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रेशियल एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश पीपल, रेशियल एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश पीपल। पॉइंट नंबर 2, referring Indians as nigger, NIGGER, निगर यानी कि छोटा, ER, NIGGER, and addressing them as suar, SUAR, or pig, which was most resented by Muslims, क्योंकि मुस्लिम सूअर को गंदा मानते हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस कन्वेंशंस that aroused, 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 religious conventions that aroused, 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 religious conventions that aroused the susceptibilities, स्पेलिंग है SUS
CEP TIBILI TIES, susceptibilities of the Indian conservative sections। तो कुछ ऐसी रिलीजियस कन्वेंशंस को इन्होंने बंद कर दिया जिससे कि जो इंडियन कंजर्वेटिव सोच कर के थे वो भड़क गए। अब सपोज करो ना आज की गवर्नमेंट डॉवरी बंद कर दे, बैन, वैसे तो डॉवरी बैन ही है, डॉवरी दहेज देना तो बैन है ना, लेकिन अगर पूरी तरह से बैन कर दे, स्ट्रिक्टनेस कर दे, अगर जो डॉवरी देता गया पकड़ा गया, लोड कैरियर में क्या माल जा रहा है, किसके घर जा रहा है, अगर वो पीछा करने लग जाए पुलिस की गाड़ी, लोड कैरियर शादी वाले घर में जा रहा है यानी कि डॉवरी जा रही है, उसको अरेस्ट कर लें, तो लोग भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे? भड़केंगे ना। हालांकि डॉवरी बैन है लेकिन चोरी छुपे तो चल रही है ना, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। क्यों? उसको पता है अगर हम ज़्यादा सख्ती करेंगे तो लोग हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से वो इंडियंस भी उस टाइम भड़क गए उनके खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज को डी कैपिटल करना, एक्ट कैपिटल ए कैपिटल ऑफ 1850 1850 मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स, मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स, it proclaimed that customs full stop, it proclaimed that a change of religion did not debar DEBAR did not debar DEBAR a son from, son यानी बेटा, a son from inheriting his father's property, inheriting his father's property। यानी कि अगर हिंदू है कोई तो उसका धर्म चेंज हो जाता है तो तब भी उसको उसके फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये इन्होंने चेंज लाया, ठीक है। इसका मतलब हिंदू ने ये सोचा कि ये तो हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, सो दैट तब भी हमें ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी तब भी मिलेगी। अब यानी कि ये चाहते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। डिड नॉट डीबार a son from inheriting his father's property if we change your religion, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री कॉजेज। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर सी क्रॉस करना है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पोस्टेज बंद कर दी, और एक पॉइंट मैंने बताया कि हवलदार से ऊपर आपको पोस्टिंग नहीं मिलती थी आर्मी में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, एडवर्स सर्विस कंडीशंस, एडवर्स ADVERSE, एडवर्स सर्विस कंडीशंस। मिलिट्री में सर्विस कंडीशंस अच्छी नहीं थी। नंबर 2, सर्विस अवे फ्रॉम होम प्रोविंस, अवे फ्रॉम होम प्रोविंस, अपनी होम स्टेट से बाहर, विदाउट द पेमेंट ऑफ भट्टा, विदाउट पेमेंट ऑफ भट्टा, BHATTA। भट्टा होता था कि अगर आप बाहर सर्विस कर रहे हो अपने स्टेट से तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लेकिन वो इन्होंने नहीं दिया। इसके साथ लिखो,
under the General Service Enlistment Act, General GENERAL Service Enlistment E capital Enlistment ENLISTMENT Act 1856। इस पॉइंट को ना याद रखना, ये कहीं पे भी डाल देना, ऐसे में भी डाल सकते हो ये वाला। 1856 passed by Lord Canning's government, passed by Lord Canning, CANNING, Canning's government, comma, a Sipahi had to give an undertaking to serve anywhere the government ordered, anywhere the government ordered। तो ये आप कहीं पे भी डाल सकते हो, ये फैक्ट है कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो कि कैनिंग ने पास किया 1856 में, उसके तहत एक सिपाही की जब भर्ती होती थी तो उसको लिख के देना पड़ता था कि भाई पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सर्विस मेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉल WITHDRAWL, कॉमा, अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट, of 1854 of the privilege of free postage which the sepoys SEPOYS, privilege of free FREE, free postage, which the sepoys had long enjoyed, तो फ्री पोस्टेज की फैसिलिटी हटा ली गई। लास्ट कॉज, इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज क्या था कि एक आर्मी के अंदर एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अब उसके अंदर जो कार्ट्रेज पड़ता था, जो बुलेट पड़ता था, वो पहली टेक्नोलॉजी के में क्या था कि उसको एक फैट से कवर किया होता था, फैट, एनिमल फैट कवरिंग होती थी। तो उस कवरिंग को पहले बाइट करना पड़ता था हटाने के लिए, हटाने के लिए। अभी आप कभी पुरानी मूवीज़ देखोगे ना, तो उसमें भी जब गोली चलाते हैं तो पहले ऐसे बाइट करते हैं, तो फिर वो फेंकते हैं, तो फिर गोली चलती है। आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई ना, अब तो AK-47 चलती है अब तो, अब वो बाइट का सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो वो बाइट करके हटानी। अब वो ये एक र्यूमर फैल गया कि जो एनिमल फैट है ये पिग से बना है और काऊ से बना है। अब पिग जो है वो मुस्लिम के लिए ख़तरनाक है और जो काऊ जो है वो हिंदूज़ के लिए ख़तरनाक है, दोनों ही उसको चबाना नहीं चाहेंगे। अब इंडिया में रहते ही हिंदू मुस्लिम थे, दोनों ने इनकार कर दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ गई। और इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कहना कि आप हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हो, इस वजह से आपने जानबूझ के ऐसा किया। ये था। अब देखो, लोग अपने आप को सुअर कहना बर्दाश्त कर लेंगे, लोग छोटी पोस्ट पे काम करना भी बर्दाश्त कर लेंगे, लोगों के ऊपर आप रूल कोई फॉरेनर कर ले वो भी है बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लोगों का जब रिलीजन पे बात आती है ना, तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो ये कोई ज़्यादातर वो बर्दाश्त नहीं करते जो ज़्यादा कट्टर हों।
रेडिकल हों, कट्टर यानी रेडिकल। तो जो ज़्यादा रेडिकल थे उन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। तो एक सिपाही था हिंदू, वो मंगल पांडे, उसने जोश में आकर अपने सीनियर पे फायर कर दिया। फिर उन्होंने इसको फांसी दे दी, सबके सामने फांसी दे दी। और फिर दूसरी बटालियंस में भी जब ये खबर फैली कि मंगल पांडे को मार दिया, फिर वहाँ पे भी कुछ लोग उत्तेजित हो गए, उन्होंने भी अपने सीनियर पे फायर किया, उनको भी फांसी दे दी। तो करते करते पूरी आर्मी ही रिवॉल्ट कर गई। अब बड़ी सारी रेजिमेंट्स को उन्होंने बंद कर दिया जहाँ जहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा था। लेकिन ये इससे क्या हुआ, आर्मी से जब आर्मी में रिवॉल्ट हुआ ना, तो जो प्रिंसेस थे ना, ये रानी झांसी, नाना साहेब, इन्होंने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। हम आपके साथ होते ना, जब लोग सड़कों पे आते हैं तो सबसे पहले उनके साथ कौन आता है, दूसरी ओपोजिशन पार्टी वाले आते हैं ना, कि हम आपके साथ हैं। लाल सिंह आ जाता है उनके साथ, फारूक आ जाता है उनके साथ, महबूबा मुफ्ती उनके साथ आ जाती है, आम आदमी पार्टी उनके साथ आ जाती है ना। तो इसलिए तब भी ऐसा होता था। तो जब उन्होंने सपोर्ट किया तो उनके पास आर्मी भी थी अपनी अपनी, है ना, नाना साहेब की अपनी आर्मी थी, रानी झांसी की छोटी मोटी आर्मी तो थी ना। तो फिर इन अंग्रेज़ों के बीच में और उनकी आर्मी के बीच में फ़ाइट हुआ। फिर इन्होंने लोगों को भी साथ जोड़ना स्टार्ट किया और सब ने लोगों ने कहा कि हम बहादुर शाह जफ़र को अपना एम्परर डिक्लेयर करेंगे और चलो दिल्ली का नारा दिया, ठीक है ना। तो मूव ऑन टू दिल्ली। तो ये सारा ऐसे ऐसे रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हुआ। तो हम लिखेंगे इसको। तो ग्रीस्ड कार्ट्रेज अफेयर, द एनफील्ड राइफल ई कैपिटल, newly introduced into the army had cartridges, CARTRIDGES, cartridges with a greased paper cover, greased paper cover, full stop. The grease was a mixture of beef and pig fat, beef, BWF, beef, and pig fat, which are anathema, 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 anathema to Hindus and Muslims respectively, which are anathema, anathema होता है कर्ज, कर्ज मतलब उनके लिए खतरनाक चीज़ मानी जाती है कर्ज, उसको खाना, मतलब उसको मुस्लिम्स के लिए पिग को चबाना और हिंदूस के लिए गाय की यानी बीफ को चबाना कर्ज है। कर्ज, एनाथीमा का मतलब है कर्ज। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ। कार्ट्रिजेज विद अ ग्रीस्ड पेपर कवर, द ग्रीस वॉज अ मिक्सचर ऑफ बीफ एंड पिग फैट विच was anathema to Hindus and Muslims respectively, which are, sorry, ठीक है। The sepoys had to bite off, the sepoys had to BITE, bite off the end of the greased cartridge cover before loading it into the rifle. The sepoys were convinced that
introduction of greased cartridges was a deliberate move MOVE to destroy their religion एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे। इम्पैक्ट ऑफ, क्योंकि ये पॉइंट और कोई लिखेगा नहीं, ये आप लिख लो, आपका एक एडिशनल पॉइंट बन जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर रिवॉल्ट्स, नहीं टॉपिक नहीं है, वो है कॉज है। जैसे इमीडिएट कॉज था ना, ऐसे ही एक कॉज है लास्ट। इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर रिवॉल्ट्स, यानी कि 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट होने के लिए ये भी एक कॉज था कि दूसरे रिवॉल्ट्स, उनका गुस्सा। तो लिखिए बिसाइड्स there had occurred number of mutinies and rebellions from time to time in the British Indian Army, for example in Vellore, VELLORE, V फॉर वैन, ये वो वाला V है, ठीक है। वेल्लोर 1806 कॉमा इन बैरकपुर BARRACKPORE 1824, बैरकपुर BARRACKPORE बैरकपुर 1824। बरेली 1816 कॉमा द कोल रेबिलियन KOL, कोल के कैपिटल, रेबिलियन 1831 to 1832। The Santhal uprising 1855 to 1856, संथल अपराइजिंग 1855 to 1856 एक्सेट्रा। अब अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेल्लोर हुआ पहले, फिर बैरकपुर हुआ, फिर बरेली वाला, फिर कोल, फिर संथल, ठीक है ना। वो जंबल करके देगा तो आपको सही पता लगाना है और इसकी डेट्स भी थोड़ी बहुत देख लेना। कल हम, आज पूरा करना था लेकिन हो नहीं पाया, कल हम इसको फिनिश करेंगे, बिगिनिंग एंड स्प्रेड करेंगे थोड़ा, उसके बाद आंसर हिंट्स के साथ साथ, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा कल। सप्रेशन करेंगे, सप्रेशन के बाद कॉजेज़ और उसके बाद इम्पैक्ट, ये सारा कल करेंगे, ठीक है जी। कोई डाउट वगैरह?